नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दो देशों की दोस्ती, एक हिमालय, एक खुली सीमा, लेकिन अब रिश्तों में क्यों आ रही है नई दूरी? क्या नेपाल अब चीन के और करीब जा रहा है? क्या भारत अपनी रणनीति बदल रहा है? और आखिर क्यों टल गई भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री की नेपाल यात्रा? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया नेपाल रिलेशन का बदलता भू राजनीतिक समीकरण, लिपू लेक से लेकर चाइना फैक्टर तक, और क्यों साउथ एशिया में नेपाल अब एक स्ट्रेटेजिक बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है। साथ ही हम जानेंगे भारत ने नेपाल को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट में क्यों बुलाया है। क्या यह सिर्फ कूटनीति है या फिर साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस बनाए रखने की बड़ी रणनीति? यह वीडियो सिर्फ इंडिया नेपाल रिलेशन पर नहीं है, बल्कि पूरे साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स को समझने का एक रास्ता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे कि आने वाले समय में भारत और नेपाल के रिश्ते किस दिशा में जा सकते हैं और इसका असर भारत की सुरक्षा, चीन की स्ट्रेटजी और हिमालयन जियोपॉलिटिक्स पर कितना बड़ा पड़ सकता है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके। साथियों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और फिर उसके बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का, और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। भारत नेपाल संबंधों में आखिर चल क्या रहा है? आईबीसीए समिट के पीछे क्या है बड़ी रणनीति? आईबीसीए क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। भारत ने नेपाल को 1 जून का न्योता दिया है, यानी कि भारत नेपाल को 1 जून को जो ये समिट हो रहा है उसमें बुला रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस न्यूज को कवर किया है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, मिस्री प्रपोज काठमांडू विजिट deferred for now. India invites Nepal for Big Cat Summit. New Delhi is hosting the IBCA summit on June 1, and the leaders of all member states, including Nepal, have been invited. It is likely that Nepalese Foreign Minister Shishir Kanal would make a visit to India, although there has been no confirmation yet. 10 मई आज ही इस न्यूज को जो है वो कवर किया गया। साथियों, भारत और नेपाल के बीच हालिया कूटनीतिक घटनाक्रम ने साउथ एशिया की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री की नेपाल यात्रा अगले सप्ताह प्रस्तावित थी। इस यात्रा का उद्देश्य था नेपाल की नई सरकार की प्राथमिकता को समझना, द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना और हाई लेवल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को मजबूत करना। यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था क्योंकि अप्रैल में मॉरिशस में आयोजित बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर कन्हाल के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई थी। लेकिन अब विक्रम मिश्री की प्रस्तावित काठमांडू यात्रा टलना कई बड़े सवालों को खड़ा कर रहा है। क्या यह सिर्फ एक शेड्यूलिंग इशू है या फिर इसके पीछे साउथ एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स है, चाइना का फैक्टर है और नेपाल की नई स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग पॉलिसी कहां छुपी हुई है, क्या छुपी हुई है? इसी के साथ भारत ने नेपाल को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट के लिए निमंत्रण देकर यह संकेत भी दिया है कि न्यू दिल्ली अभी भी एंगेजमेंट और डिप्लोमेसी के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस बार स्ट्रेटेजिक कॉशन के साथ। साथियों, हम नेपाल पर पिछले एक सप्ताह से चर्चा कर रहे हैं और नेपाल पर जो चर्चा हम कर रहे हैं इसमें हम इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि नेपाल ग्रेटर नेपाल के ऊपर चर्चा करना चाह रहा है। नेपाल जो है वो काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेख पास को लेकर चर्चा करना चाह रहा है। ग्रेटर नेपाल का ये मैप ये आपको जो देखने को मिल रहा है ये उस समय का है, 1816 की संधि के पहले का, जब गढ़वाल कुमाऊं का क्षेत्र जो है वह नेपाल के अधीन था, सिक्किम भी नेपाल के अधीन था, नीचे के तराई क्षेत्र भी नेपाल के अधीन थे। 1816 की संधि जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के महाराजा के बीच में हुई थी, उसके बाद की स्थिति आपको देखने को मिल रही है। जो पूरी की पूरी लड़ाई चल रही साथियों हाल फिलहाल में, वह लड़ाई मानसरोवर यात्रा को लेकर है, जिसमें लिपू लेख पास के माध्यम से भारत और चीन ने जो है वो मानसरोवर यात्रा की शुरुआत की है, जिसको लेकर नेपाल खफा है कि आखिर जब लिपू लेख हमारा एरिया है तो आपने हमसे पूछा क्यों नहीं। भारत बार बार कह रहा है कि लिपू लेख जो है वो भारत का एरिया है, नेपाल का एरिया नहीं है।
लेकिन इस पर विदेश मंत्रालय के द्वारा आज सवेरे के वीडियो पर भी मैंने चर्चा किया था कि कहा गया है कि भारत नेपाल के साथ इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। भारत जो है वह सारी की सारी जो भी नेपाल के अंदर गलतफहमियां हैं उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। इसी बीच में भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक संकेत दिया है। 1 जून को भारत जो है वह एक सबमिट कर रहा है। और उसके पहले हम ये भी देख लेते हैं कि लिम्पियाधुरा ये क्षेत्र जो है ये काला पानी का क्षेत्र है ना। पार्वती कुंड, कूटी, नाबी, गुंजी, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इसको लेकर जो है वो विवाद है। लगभग 335 किलोमीटर वर्ग का ये पूरा क्षेत्र है। विवाद काली नदी के उद्गम को लेकर है। नेपाल जो है वो लिम्पियाधुरा को काली नदी का उद्गम मानता है, जबकि भारत काला पानी को मानता है। और 1816 की संधि में यह बात हुआ था कि काली नदी को ही बॉर्डर माना जाएगा और काली नदी के पूरब का भाग नेपाल का होगा और काली नदी के पश्चिम का भाग भारत का होगा। चूंकि लिम्पियाधुरा को उद्गम क्षेत्र नेपाल मानता है, इसलिए इसके पूरब के सारे भागों को जो है लगभग 335 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है नेपाल कहता है ये हमारा है, जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। नेपाल यह भी कहता है कि 1962 की लड़ाई में चीन के खिलाफ नेपाल ने भारतीय सेना को यह स्थान दिया था लिपुलेख पास का, जिसको यह कहा गया था कि इसके बाद नेपाल को यह वापस कर देगा, लेकिन भारत ने जो है उस पर कब्जा कर रखा है। नेपाल के लोगों का यह भी कहना है कि भारत धीरे धीरे प्रसार कर रहा है। नेपाल के लोगों को यह भी कहना है कि भारत जो है वह केवल नेपाल के लोगों को जो है वो धोखा दे रहा है। लेकिन नेपाल के लोगों को यह समझना चाहिए कि भारत हर सुख दुख में नेपाल के साथ खड़ा रहा है। चाहे आप 2014-15 के उस भूकंप की घटना को भी याद करेंगे तो भारत पहला देश था जो नेपाल में भरसक हर तरह से जो है वो हेल्प कर रहा है। नेपाल को यह भी नहीं बोलना चाहिए कि भारत में नेपाल के कई लाख लोग जो हैं वह किसी भी प्रकार से रोजगार में लगे हुए हैं। भारत कि जो भी नेपाल के साथ रिश्ते हैं उस रिश्ते को नेपाल को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। नेपाल को दीर्घकालिक जो है वो सोच के साथ चलना चाहिए। भारत को भी दीर्घकालिक सोच के साथ चलना चाहिए और ये संबंध ना खराब हो उसको ध्यान देना चाहिए। त्वरित किसी भी प्रकार के लाभ और राजनीतिक फायदे के लिए जो चल रहा है उस पे ना ही नेपाल की जनता को ना ही भारत की जनता को अपने मध्य जो संबंध हैं उसको खराब करने की आवश्यकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम चर्चा भी करेंगे। हमने सुबह भी चर्चा किया था, भूटान के मुद्दे को लेकर हमने चर्चा किया था। अगर वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो इसको आप देख लीजिए। बीआरआई प्रोजेक्ट पर हमने बात किया था, तो बीआरआई प्रोजेक्ट में हमने कहा था कि नेपाल चाइना को यहां तक इन्वेस्ट करने दे रहा है। बांग्लादेश की भी जब बात हुई थी तो अभी हमने कहा था कि यहां तिस्ता तक, जिससे कि ये जो चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिससे कि भारत पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ संपर्क बना के रखता है, उसको कहीं ना कहीं जो है तनाव की स्थिति यहां बनती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए बातों को और समझते हैं और समझते हुए हम इस बात को भी समझेंगे कि ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है क्या। साथियों, ये जो शिखर सम्मेलन होने वाला है, इस शिखर सम्मेलन में जो 1 जून को होने वाला है, जिसको कि भारत इस शिखर सम्मेलन को करा रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन, जिसमें नेपाल सहित सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है। और इसकी शुरुआत सन 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर की थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? ये जो पहल है उस पहल का उद्देश्य क्या है? ये क्या है? व्हाट इज आईबीसीए? तो इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट 7 बिग कैट स्पीसीज, अ कोलिशन ऑफ 95 कंट्री टू सेव बिग कैट्स। 95 देशों का एक समूह है जिसको कि अप्रैल 2023 में शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। ठीक, अब इस पहल का उद्देश्य, जैसे मैंने कहा कि जो 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति हैं, 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं, तो आइए हम स्क्रीन पर देख लेते हैं। जगुआर, प्यूमा, लियोपोर्ड, लायन, टाइगर, चीता, स्नो लियोपोर्ड, ये 7 जो प्रजातियां हैं, इनके संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को मजबूत करना था। लेकिन दक्षिण एशिया के भू राजनीति में यह सम्मेलन केवल वन्यजीव संरक्षण तक सीमित नहीं है। नेपाल को इस मंच पर आमंत्रित करना यह बात दर्शाता है कि भारत काठमांडू के साथ संवाद के रास्ते खुले रखना चाहता है, भले ही सामरिक संवेदनशीलताएं और क्षेत्रीय तनाव दोनों देशों के बीच में क्यों ना बढ़। यानी एक तरफ उच्च स्तरीय कूटनीतिक यात्रा टल रही है तो दूसरी तरफ नई दिल्ली नरम कूटनीति और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से नेपाल को अपने सामरिक दायरे में बनाए रखने की जो है वो कोशिश भी कर रहा है। और यही कारण है कि आईबीसीए शिखर सम्मेलन अब केवल पर्यावरण कूटनीति नहीं बल्कि भारत नेपाल संबंधों और व्यापक
दक्षिण एशियाई भू राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। साथियों, नेपाल की नई राजनीतिक व्यवस्था और नेतृत्व भी इस पूरे घटनाक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभा रही है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संकेत दिया है कि वे निकट भविष्य में विदेश यात्रा नहीं करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि वे केवल उच्च स्तरीय विदेश प्रतिनिधियों के साथ ही मुलाकात करने की नीति अपनाएंगे। और नेपाल की यह जो नीति है, जो रणनीति है, ये कई बड़े संकेत दे रही है। पहला, कि काठमांडू अब अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति की को जो है वो अधिक मुखर तरीके से जो है प्रदर्शित करना चाहता है। दूसरा, नेपाल अब भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के बीच संतुलित कूटनीति की नीति अपनाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। और तीसरा, नेपाल यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी एक शक्ति केंद्र के प्रभाव में नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर फैसला लेना चाहता है। और यही कारण है कि नेपाल की नई राजनीतिक शैली को आत्मविश्वासी संप्रभुता और संतुलित विदेश नीति के रूप में जो है वो देखा जा रहा है। हालांकि साउथ एशिया की बदलती भू राजनीति में यह संतुलन बनाए रखना नेपाल के लिए आसान नहीं होगा। इस बात को नेपाल और नेपाल की जनता को समझना होगा, क्योंकि भारत, चीन और क्षेत्रीय सुरक्षा के हितों के बीच काठमांडू की हर रणनीतिक चाल पर करीबी नजर जो है वो रखी जा रही है। साथियों, भारत नेपाल के साथ संबंधों को पुनः संतुलित करने का प्रयास कर रहा है, ये बात हमने कहा ही आपका। और इसका मुख्य कारण यह है कि चीन की बढ़ती हुई रणनीतिक उपस्थिति, सीमा विवाद, नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन और हिमालय क्षेत्र की सुरक्षा, भारत हार्ड प्रेशर के बजाय कंटिन्यूअस एंगेजमेंट की रणनीति अपना रहा है। और आईबीसीएस समिट पर नियंत्रण इसी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक उदाहरण है। हाल ही में जैसा कि हमने कहा कि नेपाल सरकार ने भारत चीन द्वारा लिपुलेख मार्ग, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा थी जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी, इस यात्रा पर के संचालित होने पर उसने आपत्ति जताई। नेपाल ने दावा किया कि लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधारा उसका क्षेत्र है। भारत ने इस दावे को कहा कि ये पूरा का पूरा दावा जो है ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर सही नहीं है। भारत कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए जो है तैयार है। यह विवाद भारत नेपाल संबंधों में सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा कि नेपाल की राजनीति हो, नेपाल का अर्थव्यवस्था हो या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चीन का प्रभाव लगातार उसमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन नेपाल में कई स्तरों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो अगर हम बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से जो है वो कई सारी परियोजना चीन नेपाल में चला रहा है, चाहे वो सड़क बना रहा हो, रेल बनवा रहा हो, ऊर्जा बनवा रहा हो या और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में निवेश कर रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है बुनियादी ढांचों में निवेश, यानी कि चीन नेपाल में पुल, राजमार्ग, हवाई अड्डे और ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को जो है मजबूत कर रहा है। तीसरा, संपर्क और कनेक्टिविटी, यानी कि नेपाल को तिब्बत और चीन के बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बीजिंग के दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा ये माना जा रहा है। चौथी अगर हम बात करें तो चौथा जो से कि सबसे संवेदनशील क्षेत्र है वह है राजनीतिक पहुंच और प्रभाव। चीन लगातार नेपाल के राजनीतिक दलों, नेताओं और संस्थाओं के साथ अपने संबंधों को गहरा करने का प्रयास कर रहा है। और भारत के लिए नेपाल केवल एक पड़ोसी देश नहीं बल्कि हिमालयी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सामरिक सुरक्षा का कवच भी है। और यही कारण है कि भारत नेपाल में बढ़ती भारतीय विरोधी भावनाओं को कम करने और विश्वास बहाल करने और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने पर विशेष जोर दे रहा है। साथियों, नई दिल्ली इस बात को समझता है कि यदि नेपाल में चीन का प्रभाव अत्यधिक हुआ तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा, हिमालयी रणनीति और पूरे दक्षिण एशिया के सामरिक संतुलन पर पड़ सकता है। और यही कारण है कि इस तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच में कोसी प्रोजेक्ट को लेकर, गंडक प्रोजेक्ट को लेकर, फ्लड फोरकास्टिंग को लेकर, पावर ट्रांसमिशन को लेकर, हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन को लेकर नेपाल की जल विद्युत क्षमता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जो है वो महत्वपूर्ण है। साथियों, भारत नेपाल संबंध केवल राजनीति तक सीमित नहीं है। दोनों देशों के बीच में खुली सीमा है, रोटी बेटी संबंध है, धार्मिक जुड़ाव है, पशुपतिनाथ और काशी कॉरिडोर आप भूल नहीं सकते, सांस्कृतिक समानता है। और ये संबंध बायलैटरल टेंशन के बावजूद रिश्तों को स्थिर बनाए रखने के लिए। लेकिन काफी सारी चुनौतियां जो है वो दोनों देशों के संबंधों पर है। और भारत और नेपाल के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत तो हैं, लेकिन आने वाले समय दोनों देशों के सामने कई बड़ी सारी चुनौतियां जो हैं वह मुंह खोल कर खड़ी हुई है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नेपाल और चीन की जिस प्रकार से निकटता बढ़ रही है, बीजिंग लगातार नेपाल में आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत अपनी क्षेत्रीय सुरक्षा और दृष्टिकोण से गंभीरता से देख रहा है। इसके अलावा सीमा विवाद भी दोनों देशों के संबंधों को समय समय पर तनाव पैदा करते हुए दिख रहे हैं। साथियों, नेपाल में जिस प्रकार से राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, भारत विरोधी जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है,
नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय जो है बनता जा रहा है। दूसरी ओर नेपाल के सामने कई कठिन चुनौतियां हैं। नेपाल को भारत और चीन जैसे दो बड़े शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच में संतुलन बनाए रखना है। साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था अभी भी बाहरी सहयोग और निवेश पर काफी हद तक निर्भर है। राजनीतिक अस्थिरता भी नेपाल की एक बहुत बड़ी समस्या शामिल रही है, जिसके कारण दीर्घकालिक नीतियों को लागू करना बहुत कठिन है। इसके अलावा नेपाल के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यह है कि वह विकास और संप्रभुता के बीच संतुलन कैसे बनाए। एक तरफ उसे आर्थिक विकास, निवेश और संरचना की आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ वह किसी भी बाहरी शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से भी बचना चाहता है। और यही कारण है कि आने वाले वर्षों में भारत नेपाल संबंध केवल कूटनीतिक रिश्ते नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया में सामरिक संतुलन को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक बन सकते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि ये आईसीबीए जो है, जो कि एक समूह है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आईसीबीए क्या है और नेपाल के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों नेपाल को इसमें बुलाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये जो पहल है, ये दुनिया के अलग अलग देश मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और ये काम जो है वो खतरों का सामना कर रहे बड़ी बिल्ली की प्रजातियों को बचाना है, जिस पर हमने चर्चा किया। साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है जहां अलग अलग देशों के नेता, अधिकारी और विशेषज्ञ मिलकर जो है चर्चा करते हैं, जिसमें वन्य जीव संरक्षण कैसे बढ़ाया जाए, शिकार और तस्करी को कैसे रोका जाए, जंगल और प्राकृतिक आवास को कैसे बचाया जाए, देश के बीच तकनीक और जानकारी को जो है कैसे साझा किया जाए। सबसे भारत के लिए सिर्फ एक पर्यावरण कार्यक्रम नहीं बल्कि वन्य जीव कूटनीति का एक हिस्सा है। यानी भारत इस मंच के जरिए दूसरे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश करता है। अब नेपाल की अगर हम बात कर रहे हैं साथियों, तो नेपाल दुनिया के उन महत्वपूर्ण देशों में शामिल है जहां बाघ, हिम तेंदुआ और तेंदुआ जैसी बड़ी बिल्ली की प्रजातियां पाई जाती है। नेपाल के जंगल और हिमालयी क्षेत्र इन वन्य जीव हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इसी कारण भारत ने नेपाल को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि आईबीसीए का हिस्सा बनने और शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए निमंत्रण जो है वो भेजा हुआ है। मेरी बातों को आप समझ रहे हो। इसी कारण भारत ने नेपाल को जो है, हमने कहा कि निमंत्रण दिया, लेकिन इसका महत्व सिर्फ वन्यजीव संरक्षण तक सीमित नहीं है। भारत और नेपाल के बीच हाल के वर्षों में जो भी सीमा विवाद है, वो चाह रहा भारत कि ऐसे मंचों के माध्यम से जो है वो दोनों देश संवाद और सहयोग जो है बना के रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो आईसीबीए के माध्यम से भारत और नेपाल जो है जीवन संरक्षण के साथ साथ कूटनीतिक संबंध को मजबूत करने का जो है वो काम तो करेंगे ही, साथ में जो भी दोनों देशों के बीच में गलतफहमियां हैं उस पर भी चर्चाएं होंगी, है ना। तो अंततः हम यही कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स के सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक है। वर्तमान घटनाक्रम यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच मतभेद होने के बावजूद संवाद और सहयोग जारी है। भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत नेपाल के साथ विश्वास बहाली और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना चाहता है, जबकि नेपाल अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और क्षेत्रीय संतुलन की नीति पर आगे बढ़ रहा है। भविष्य में दोनों देशों के संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे कि वे सीमा विवादों, चीन फैक्टर और राजनीतिक संवेदनशीलताओं को किस प्रकार संवाद और कूटनीति के माध्यम से संभालते हैं। आपके क्या विचार हैं? आप भी कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को जो है वो हम तक पहुंचाएं और कैसा लगा सेशन जरूर बताएं। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।